Chemical Kinetics Lecture 6 Collision Theory of Chemical Reaction। तो इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, इस थ्योरी के अनुसार जो केमिकल रिएक्शन होगा देयर मस्ट बी इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा उसके बीच इफेक्टिव कोलिजन होगा बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, टाइम भी वॉल्यूम भी दोनों बज रहा है, उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या है फॉर गैसियस रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। गैसियस रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, दैट इज 10^25 to 10^28 कोलिजन पर सेकेंड। 10^25 to 10^28 कोलिजन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब है। बोला था टाइम और वॉल्यूम दोनों है। बट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इज कैपेबल, लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन कोलिजन कैपेबल है टू कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट में, जिसे इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन जो मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, और कोलिजन मस्ट भी किस में प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो ये कंडीशन फर्स्ट में देखो, ये डेल्टा एच क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो रहा है 50, 100, 300, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है या रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ऊपर में से 300 पे जो गया थ्रेशोल्ड है। यहाँ रिएक्टेंट है, नीचे प्रोडक्ट आ गया, तो ये इफेक्टिव हो गया, ऊपर तक जो गया वो इफेक्टिव हो गया। और यहाँ रिएक्टेंट्स के नीचा रिएक्टेंट्स को धापा मान के यानी लाइन मान के ऊपर जहाँ तक गया वो इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और ये रिएक्टेंट्स के नीचे जो है वो डेल्टा एच हो गया। तो ये किस कंडीशन का है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले का कंडीशन है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट नीचे है किलो जूल, ये कम एनर्जी मतलब निगेटिव में आएगा। ठीक, देख लो ये ग्राफ अभी तक नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आएगा अल्लाह जाने। ये है क्या इफेक्टिव एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन है, या एक्टिवेशन ई एफ भी क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इफेक्टिव, ये रिएक्टेंट ऊपर चल रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ, ये एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। ठीक, तो डेल्टा एच क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ज़्यादा है यहाँ पे फॉरवर्ड की तुलना में, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक। यहाँ क्या हो रहा है 50, 100, 300, ये ई है, ये ई टी है, डेल्टा एच, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया। ये डेल्टा एच क्या होता है एच पी माइनस एच आर, यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। डेल्टा एच है पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, एक्स है, ये वाई है। डेल्टा एच क्या होता है ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ये ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज़्यादा होगा बैकवर्ड की तुलना में, डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए प्रोसीड करने के लिए एक रिएक्शन को। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो जरूरी है क्या प्रोसीड करे एक रिएक्शन को प्रोसीड करे। एक्टिवेशन एनर्जी ई है क्या है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी है जो जरूरी है क्या चीज़ करने के लिए बाय रिएक्टेंट के लिए, जो क्या करेगा कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरी है जो रिएक्टेंट्स के द्वारा जो कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। यहाँ 300, 100 है, रिएक्टेंट है, इधर ये प्रोडक्ट है, ये डेल्टा एच हो गया। ये ऊपर में ये है क्या नीचे से लेकर ऊपर तक युगा नहीं है, पता नहीं क्या है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इधर जा रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन A2 B2 दोनों मिलकर 2AB बन रहा है। ये A2 है, दो ठो मतलब ए दो ठो ए मिलकर बन रहा है, ये B2 है, दो ठो B मिलकर बन रहा है, यहाँ ए ये B इस तरह से बना। तो यहाँ से क्या हुआ AB प्लस AB है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन ऐसे सीधा सीधी था, अब ये एक इधर से ए आ रहा है, इधर से B जा रहा है, तो ये ऐसे बन गया AB, तो फिर उधर घूम गया ए इधर B इधर, ये नॉट इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। कोलिजन थ्योरी क्या है ये ओनली एप्लीकेबल है टू बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन में। किस पे बायमोलिकुलर ऑक्सीजन सॉरी गैसियस रिएक्शन में H2 प्लस I2 दोनों मिलकर 2HI बन गया। दूसरा क्या इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल किस में बायमोलिकुलर रिएक्शन में इन सॉल्यूशन स्टेट। ये ऑल्सो एप्लीकेबल है किस में बायमोलिकुलर रिएक्शन में, किस में सॉल्यूशन स्टेट में।
ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ए से बी में गया, ये 80 किलो जूल पर मोल है। इफ हीट ऑफ रिएक्शन 20 किलो जूल पर मोल है देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बी टू ए। तो बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी 20 से ए में, ए से बी गया तो ई फॉरवर्ड हो गया 80 किलो जूल पर मोल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच क्या हो गया -20 किलो जूल पर मोल, और बी से ए में गया तो ये क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकालना है कि हाँ निकालना है, तो डेल्टा एच हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये -20 दिया हुआ तो 80 माइनस ई ए बी, तो ई ए बी इक्वल टू 80 + 20 यानी 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन से प्रोडक्ट में जा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ 66 किलो जूल पर मोल, एंड फॉर रिवर्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 98 किलो जूल पर मोल है। देन कैलकुलेट क्या डेल्टा एच और नेचर ऑफ रिएक्शन बताना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड 66 किलो जूल पर मोल है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड 98 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एच क्या हो गया तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या 66 माइनस 98, 66 माइनस 98 तो डेल्टा एच हो गया -32 किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे ई ए ज़्यादा हो गया डेल्टा एच से, ई ए ज़्यादा हो गया डेल्टा एच से, ग्राफ से समझा रहा है इसी को। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ऊपर गया, ई ए ज़्यादा हो गया डेल्टा एच से, सही बात, एक्टिवेशन ज़्यादा होगा ही, और किसी भी केस में होगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया डेल्टा एच से। आगे बढ़ो, यहाँ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया है, यहाँ बोल रहा है कि क्या आंसर होगा, तो बोल रहा है एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ई ए ज़्यादा होगा डेल्टा एच से, या डेल्टा एच कम होगा ई ए से, या दोनों बराबर भी हो सकता है। ई ए इक्वल टू डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच, जैसे 50 है, 100 है, 300 है, डेल्टा एच इधर हुआ, रिएक्टेंट से नीचे प्रोडक्ट नीचे आया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इस केस में देखो प्रोडक्ट हो रहा है, ये ऊपर है, ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच है, ये ऊपर है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ ई ए ज़्यादा है, यहाँ ई ए इक्वल टू एच है, और यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन ई ए, यानी तीनों कंडीशन हो सकता है, समझा रहा है। ये डेल्टा ई ए इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर हो गया, ये ई ए है ज़्यादा डेल्टा एच से, ये डेल्टा एच ज़्यादा बराबर है, ये डेल्टा एच बड़ा हो गया ई ए से, समझा रहा है, तीनों पॉसिबल हो सकता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो होता है 2 स्टेप में, x + y, एक्स वाई बना, x + y फर्स्ट स्टेप x + y, जेड है स्लो है ई ए 1, और जेड से गया एक्स वाई में फास्ट है तो ई ए 1 और ई ए 2 है, ई 1 ज़्यादा हो गया ई ए 2 से, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्सप्लेन द रिएक्शन, तो इसमें से कौन सा ग्राफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा। इंडो हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी ई ए 1 इसमें ई ए 2 से ज़्यादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत बात है। ये डेल्टा एच नेगेटिव है, एक जो है तो ई ए 2 ज़्यादा है ई ए 1 से, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो ई ए 2 ज़्यादा है ई ए 1 से, इंडो दिखा रहा है, ये भी गलत है, तो सही सिर्फ 4 को दिखाया है, ये वाला जहाँ पे ई ए 1 ज़्यादा है ई ए 2 से, ये एक्सो है। ये ग्राफ हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेल खेल रहा है इसमें। आगे बढ़ो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला दिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होता है, हिंस रेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होता है। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स का, गैस है लिक्विड है सॉलिड है, गैस लिक्विड सॉलिड, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो फॉर सॉलिड रिएक्टेंट के लिए जैसे ही साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स घटेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज तो रेट बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या सॉलिड रिएक्टेंट्स के लिए, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल घटा, सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो रेट बढ़ जाता है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ये इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ा तो रेट भी बढ़ जाएगा, कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा तो रेट भी बढ़ा। प्रेशर क्या, इफ रिएक्टेंट्स आर सॉलिड और लिक्विड, रिएक्टेंट सॉलिड है लिक्विड है तो प्रेशर डजंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्रेशर किसको अफेक्ट नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए एज प्रेशर इंक्रीजेज तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, जैसे ही गैसियस फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा, इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ा और रेट भी बढ़ा, रेट भी बढ़ा। टेम्परेचर का देखो फॉर एक्सोथर्मिक एज वेल एज इंडोथर्मिक, एक्सो और इंडो दोनों है रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर वो भी बढ़ गया, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस करता है एनर्जी बैरियर को भी बढ़ गया, ये रेट बढ़ जाता है। नोट, इंक्रीज इन टेम्परेचर डजंट एल्टर ईए, यानी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी मतलब टेम्परेचर में बढ़ना ये किसको इफेक्ट नहीं करता है, एल्टर नहीं करता ईए को, बट ओनली इंक्रीज टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या इंक्रीज करता है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज टेम्परेचर में होने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है नियरली डबल हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू दिया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या रेशियो है रेट कांस्टेंट का जो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो डिफर करता है 10 डिग्री सेल्सियस से। जैसे म्यू इक्वल टू क्या हो, के टी प्लस 10 बाई के टी प्लस 10 बाई के टी। अगर टेम्परेचर इज नॉट गिवन देन कंसीडर टी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर दिया नहीं रहे तो मान लो टी इक्वल टू क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इफ म्यू इज नॉट गिवन देन कंसीडर, तो म्यू 2 हो गया मान लो। ए प्रोडक्ट है टेम्परेचर T1 पे, R1 क्या हो गया K1 ए पे पावर n, टेम्परेचर T2 पे तो R2 हो गया K2 ए पे पावर n, ये 1 और 2 है तो R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो गया K2 बाई K1, ये म्यू है T2 बाई T1 बाई 10, T2 बाई T1 बाई 10। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे T1 से T2 देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या T2 माइनस T1 बाई 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, T2 माइनस T1 बाई 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट एट T1 पे। टेम्परेचर बताओ रिएक्शन का इंक्रीज कर रहा है 10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस पे, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो कितना टाइम्स होगा रेट ऑफ रिएक्शन 32 टाइम है। R2 बाई R1 क्या हो गया म्यू इंटू T2 माइनस T1 पे बाई 10, म्यू इंटू T2 माइनस T1 बाई 10, ये R2 बाई R1 क्या हो गया 2 पे पावर 60 माइनस 10 बाई 10। तो सॉल्व किया कितना आ गया 2 पे पावर 5 आ गया, तो R2 हो गया 32 इंटू R1। ये रिएक्शन है जो कैरिड आउट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 से है ना रे। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 40, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 40 पे देन इट्स रेट्स बिकम, तो रेट क्या हो गया डेल्टा टी 40 मतलब दिया है तो T2 माइनस T1, तो R2 बाई R1 तो 2 पे 2 इंटू 40 बाई 10 तो 2 पे पावर 4, तो R2 हो गया 16 R1 हैं 25 डिग्री पे बोल रहा था इंक्रीज किया 40 तक, तो ये 10 कहाँ से आ गया, यहाँ डाउट हो गया, आगे बढ़ो। NO प्लस हाफ O2 है, NO2 बना, टेम्परेचर बढ़ा है रेट घट जाएगा। फॉर दिस रिएक्शन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा H घटा, बिकॉज इट इज़ निगेटिव टेम्परेचर इफेक्टिव रिएक्शन, ये निगेटिव टेम्परेचर इफेक्टिव रिएक्शन है। जनरली म्यू इक्वल टू क्या होगा KT प्लस 10 बाई KT, म्यू इक्वल टू KT प्लस 10 बाई KT, तो KT प्लस 10 ज़्यादा हो गया KT से, तो ये 1 जो होता है लेस हो गया म्यू से। एग्जाम्पल देखो म्यू इक्वल टू हाफ है तो 1/2 पे पावर 2 है तो इक्वल टू 1/4, यहाँ म्यू है -2, T2 माइनस T1 हो गया 20, तो R2 बाई R1 इक्वल टू -2 पे पावर 2 है, ये 4 टाइम्स हुआ, ये गलत बात है, आगे बढ़ो। लेक्चर 7 चल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी, के और टी के बीच में रिलेशनशिप मेन तो अब शुरू हुआ है। के इक्वल टू क्या हुआ है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अरेनियस इक्वेशन। के इक्वल टू क्या है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए इक्वल टू क्या है अरेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। के रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल। बाय ए इक्वल टू क्या होगा ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इक्वल टू एफ हो गया। के बाय ए इक्वल टू क्या होगा ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एफ क्या है फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो हैविंग एनर्जी जो ग्रेटर देन ए इक्वल टू हो गया ई ए के बराबर। एफ क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई ए के, या बोल्ट्जमैन फैक्टर है। यूनिट ऑफ ए क्या है के इक्वल टू हो गया ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यूनिट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया बराबर है यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया पर सेकेंड, यूनिट ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड होता है। तो के इक्वल टू क्या होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो के इक्वल टू हो गया ए बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। टेम्परेचर बढ़ाने से ई ए बाय आर टी घटा, तो ई पे पावर ई ए बाय आर टी ये घटा, तो ए बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी ये बढ़ा तो के भी बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है हिंस आर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ा हिंस रेट भी आर भी बढ़ गया। ये टी के इक्वल टू ए है ई ए घटा तो ई ए बाय आर टी भी घटा, तो ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी घटा, ई ए बाय ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ई ए बाय आर टी ये बढ़ गया, तो के भी बढ़ गया। ई ए घटने से ई बढ़ा हिंस रेट भी बढ़ रहा है।
के इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। के इक्वल टू होता है ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये लॉग लिया अगर दोनों साइड तो क्या, ये लॉग ले रहे हैं दोनों साइड, तो एल एन के इक्वल टू क्या हो गया, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। एल एन के इक्वल टू एल एन माइनस ई ए बाई आर टी। आगे क्या है, तो ये एल एन ए ई दिखा रहा है, ये एल एन के से शुरू हो रहा है, ये ऐसे स्लोप हो गया, स्लोप का वैल्यू क्या होता है माइनस ई ए बाई आर। ये एल एन के या एल एन ए ये 1/t है, इधर नीचे एक्स एक्सिस पे 1/t है। तो लॉग के इक्वल टू हो गया क्या, लॉग 10a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब देखो लॉग 10k या लॉग 10a, यहाँ भी स्लोप है, ये यहाँ से यहाँ तक लॉग 10 है, स्लोप क्या हुआ माइनस ई ए बाई 2.303 आर माइनस ई ए बाई 2.303 आर। आगे क्या है, लॉग के इक्वल टू क्या है, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। लॉग के इक्वल टू क्या है, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। दैट टेम्परेचर T1 क्या है, log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1, log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1। ये टेम्परेचर T2 पे क्या हो गया, log K2 इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। ठीक, ये 2 से 1 में भाग दिए तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2 प्लस ई ए बाई 2.303 आर T1। तो log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हुआ, ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो गया, ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। आगे बढ़ो, ये क्या डेरिवेशन बताओ एरिनियस इक्वेशन का। इट इज़ बेस्ड ऑन दो थ्योरीज, ये दो थ्योरीज पर आधारित है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी और कॉलिजन थ्योरी, दो थ्योरी पर आधारित है, केटीजी पे और कॉलिजन थ्योरी पे। केटीजी क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू केटीजी ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जीज। यानी केटीजी के अनुसार सभी मॉलिक्यूल्स के पास इक्वल एनर्जीज नहीं होता है। देयर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है फ्रैक्शन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का, यानी फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू हो गया के बाय ए या ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ। क्या ज्ञान दे रहा है, कॉलिजन थ्योरी क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेड के, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी यानी जेड है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेड के। तो और क्या होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ जेड। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ओरिएंटेशन फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और एफ जेड। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, तो के इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ जेड। के इक्वल टू पी जेड एफ, पी जेड इक्वल टू है एरेनियस कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या हो गया, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर। क्या होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, ये बीच वाला मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। एनी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई ग्रेटर देन ई ए। एनी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ई ए। और एन टी क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन टी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ज्ञान दे रहा है, एनी बाय एन टी क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल कर्व है, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल कर्व। ये टी है, इस तरह ऊपर गया तो ये नीचे थोड़ा सा अगर खसक गया आगे तो टी प्लस 10 है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एट टी डैश टेम्परेचर पे, ये वाला है। और ऊपर ये जो डार्क हो गया उसके बीच में द एरिया सोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करेगा टी प्लस 10 पे। ये जो डार्क वाला एरिया है बहता पानी के जैसा, तो वो एरिया क्या शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेगा एट टी प्लस 10 पे। ठीक, ऊपर में भी वही एनी और एन टी छूट रहा है, रुको, ये एनी बाय एन टी यहाँ भी है, एनी बाय एन टी और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पे, एनी बाय एन टी और काइनेटिक एनर्जी पे कर्व किया था। एनी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, और एन टी क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखो, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस दैट इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ। यानी कैटलिस्ट क्या है, वह सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, बिना इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, बिना खुद में कोई परमानेंट चेंज हुए। कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, रिएक्शन को, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग, कैसे, अल्टरनेट पाथ
ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, अल्टरनेट पाथ किसका, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। आगे बढ़ो, क्या ज्ञान हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये टाइम है, तो ये है विथ कैटलिस्ट, ये इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट यानी इनहिबिटर में ये बढ़ने से रेट घटता है, ये बढ़ने से रेट घटता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है बिना कैटलिस्ट के, एक्टिवेशन एनर्जी बिना कैटलिस्ट के, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। यहाँ क्या ज्ञान है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स वर्क एज कैटलिस्ट बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स और उसका कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया देता है। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन वेरिएबल होता है। एग्जांपल हाइड्रोजनेशन जो एल्किन्स और एल्काइंस का है, किसके प्रेजेंस में, निकल या प्लेटिनम का या पैलिडम का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकल हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन या पैलिडम हाइड्रोजन, एल्किन से एल्केन बन गया। आगे V2O5 है जो वर्क एज अ कैटलिस्ट होता है किसके में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। क्या V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। SO2 प्लस हाफ O2, V2O5 दिया SO3 बना, SO3 प्लस H2SO4, ये क्या H2H2O7 बना ओलियम, या वाटर डाले या H2SO4 बना, H2SO4 कंसनट्रेटेड बना। KClO3 एक MnO2 डाले कैटलिस्ट तो क्या बना, KCl प्लस हाफ 3/2 ऑक्सीजन, KClO3 MnO2 कैटलिस्ट डाले KCl प्लस 3/2 ऑक्सीजन आया। आगे ये इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या है, H2Cl2 डाले 2 HCl बना, ये वेरी स्लो रिएक्शन होता है। H2Cl2 H2 डाले 2 HCl बना, वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। फॉर अ रिएक्शन के ये प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t पे, के है प्लॉटेड है 1/t पे, एंड इज गिवन स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप -600, स्लोप दिया है -600 पे, ठीक। कैलकुलेट करो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन कैलोरी मोल पर मोल, तो -600 स्लोप दिया -600, तो एक्टिव कैलकुलेट करो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलो कैलोरी में। तो बस शुरू करो, इक्वेशन शुरू कहाँ से होता है, log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 r, ठीक। तो स्लोप होता है क्या, -EA बाय 2.303 r, ये log है, log k है, इक्वल टू स्लोप क्या है -EA बाय 2.303 r RT, 1/t इधर हो गया। आगे बढ़ो, तो -600 ये स्लोप के बराबर दिया है, तो -EA बाय 2.303 गुना 2, R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल है, R 8.314 है जूल पर किलो पर मोल, ये R इक्वल टू 0.0821 है। अब ये देखो 2.2 गुना 2.303 गुना 6000, ये क्या होता है 27.6 गुना 1000 कैलोरी पर मोल, 27.6 किलो कैलोरी पर मोल दिया है, किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ देखो फॉर रिएक्शन रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर जो रिएक्शन का इंक्रीज करेंगे 27 डिग्री से 57 डिग्री सेल्सियस में, 27 से 57 में। तो डिटरमाइन क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन किलो कैलोरी पर मोल, डिटरमाइन करो एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सॉरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया है इन किलो कैलोरी पर मोल, तो R2/1 इक्वल टू 8, तो K2/K1 इक्वल टू 8, T1 दिया है 300 और T2 है 300, तो log K2/K1 इक्वल टू क्या हो गया, EA बाय 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, log K2/K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। आगे बढ़ो, ये log 8 क्या है, EA बाय 2.303 गुना 2, ये गुना है 1/300 माइनस 1/330, ये हो गया 0.9 गुना 2.3 गुना 2, तो 300 गुना 330, यहाँ बाय 30 है, तो गुना करते चलो, गुना भाग करके ये आंसर आ गया। आगे बढ़ो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे 27 डिग्री सेल्सियस पर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिड्यूस हो गया किस में, हाफ वैल्यू में आफ्टर 40 मिनट्स पे। तो इफ टेम्परेचर जो केप्ट है 37 डिग्री सेल्सियस पे, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 10 टाइम्स। तो इफ टेम्परेचर जो केप्ट है 37 डिग्री सेल्सियस पर, देन कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स का वो हाफ हो गया इट्स इनिशियल वैल्यू के 10 मिनट में। कैलकुलेट करो EA, T1 दिया है 300, T2 दिया है 310, T1 हाफ दिया 40 मिनट, T2 दिया 10 मिनट, तो 0.693/K1, तो K1 दिया 0.693/40, K2 दिया 0.693/10। आगे बढ़ो, ये क्या K2/K1 डाटा रखे, सॉल्व किया, 4 आ गया आंसर। log 4 इक्वल टू क्या होता है, EA बाय 2.303 गुना 2 गुना 1/300 माइनस 1/310, EA, सो यहाँ पे ये रखे, सॉल्व करते हुए आंसर ला दिया। आगे बढ़ो, ये देखो द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम बोले थे नहीं कराया, लेकिन सर होता है इसलिए भरोसा रखो उस पर, करवा दिए। अगर नोट्स पर रहते तो इनका टेस्ट में जो आता था वहाँ सॉल्व कर लेते। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जो रिलेटेड है टेम्परेचर से, कैसे, log के इक्वल टू हो गया 15 माइनस 10⁶/T, डिटरमाइन करो EA/T, डिटरमाइन करो EA/T, log के इक्वल टू क्या हो गया 15 माइनस 10⁶/T, 15 माइनस 10⁶/T, तो log के इक्वल टू क्या हो गया log A माइनस EA बाय 2.303 RT, log के इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT, log A इक्वल टू हो गया 15,
लॉग ए 15 मतलब हो गया जो 15 दिया है, तो ए क्या हो गया 10⁻15। एंड इधर दूसरा इक्वेशन उसी को आगे बढ़ाया 10⁻6/t इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये इस फॉर्मूला पे जैसे बैठा दिया लॉग के, तो लॉग ए इक्वल टू 15, तो लॉग ए 15 आगे क्या है आरू, यानी फॉर्मूला पे जस्ट बैठा दिया 10⁻6 है तो इसके बराबर में ये रख दिया 10⁻6, यानी माइनस में माइनस साइन तक रख दिया सेम टू सेम बाय टी, तो इधर भी साइन रहता है माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, तो वहाँ से बस ये को गुना भाग सॉल्व करके आंसर ला दिया। आगे बढ़ो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन का 2HI दो किस में टूटा 2H2 + I2 में, वो कितना 46.0 किलो कैलोरी पर मोल है 500 केल्विन पर। कैलकुलेट करो, किसको कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें कि एनर्जी क्या उसके बराबर इक्वल या ग्रेटर देन ई ए होता है, इक्वल या ग्रेटर देन ई ए क्या हुआ 46.06 किलो कैलोरी, 46.06 किलो कैलोरी, टेम्परेचर 500 केल्विन दिया है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है के बाय ए, तो के इक्वल टू क्या है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया के बाय ए या इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो एल एन एफ इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ई ए बाय आर टी, यहाँ 2.303 लॉग एफ इक्वल टू क्या हो गया माइनस 46.06 गुना 1000 बाय 2 गुना 500, लॉग 10 एफ क्या होता है माइनस 46.06 बाय 2.3, ये हो गया माइनस 20, तो एफ इक्वल टू हो गया क्या 10⁻20, 10⁻20 के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग के 32 बाय के 310 है, के 320 बाय के 310 है, वुड बी मैक्सिमम, तो आंसर है 3 वाला, एक्स से वाई जाने में ये 120 किलो कैलोरी पर मोल है, लॉग के 2 बाय के 1 इक्वल टू क्या होता है ई ए बाय 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, T1 310 है, T2 320 है फॉर ऑल रिएक्शन में, तो लॉग के 320 बाय के 310 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई ए के, तो ये ई ए बढ़ेगा तो लॉग के 320 बाय के 310 बढ़ जाएगा, तो आंसर 3 दिया। आगे बढ़ो। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो कैरिड होता है कहाँ कितना पे 500 केल्विन पर, अगर सेम रिएक्शन कैरिड आउट करें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एट सेम रेट पे, रेट भी सेम कर दिया कैटलिस्ट लेकिन डाल दिए, देन टेम्परेचर रिक्वायर्ड 400 केल्विन, टेम्परेचर घट गया 500 से 400 पे आ गया जब कैटलिस्ट डाल दिए, रेट सेम है ध्यान रखना। कैलकुलेट करो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बताना रिएक्शन का विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ और विदाउट कैटलिस्ट, अगर इफ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20 किलो जूल पर मोल, अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कितना से 20 किलो जूल पर मोल से, के बिना विदाउट कैटलिस्ट कितना 500 केल्विन पर, और के है बिना कैटलिस्ट के 400 केल्विन पर। आगे पहले बढ़ो। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किया, दोनों को बराबर कर रहा है, रेट बोला था बराबर था, तो के विद बोला बिना कैटलिस्ट के 500 होता है और के विद कैटलिस्ट 400 पे, तो ए ई टू दी पावर माइनस ई ए 1 बाय आर टी 1, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए 2 बाय आर टी 2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई ए 1 बाय आर टी 1 इक्वल टू माइनस ई ए 2 बाय आर टी 2, तो ई ए 1 बाय 500 इक्वल टू ई ए 2 बाय 400, तो ई ए 1 हो गया 5/4, ई ए 2 5/4 ई ए 2, क्या गेम हो रहा है ई ए प्लस 20 इक्वल टू हो गया 5/4 ई ए 2, तो ई ए 1 हो गया 80, तो ई ए 1 हो गया 80 प्लस 20 यानी 100, यहाँ ई ए 1 क्या होता है ई ए 2 प्लस 20, ये 20 है, ये ई ए 2 क्या होता है बीच में, तो ये हो गया ई ए 2 कैटलिस्ट है, ई ए 1 है बिना कैटलिस्ट के, ये विद कैटलिस्ट है, ई ए 1 बिना कैटलिस्ट का है। ये ग्राफ भी देख लो कैसे ड्रॉ होता है। एक रिएक्शन जो होता है 3 स्टेप में, रेट कांस्टेंट जो है K1 K2 K3 रिस्पेक्टिवली, ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू क्या हो गया K1 K3 बाय K2, K1 K3 बाय K2 हो गया। अगर एनर्जी जो एक्टिवेशन का 80 140 और 20 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली है, देन कैलकुलेट करो ओवरऑल एनर्जी किसका एक्टिवेशन, ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताओ, ए से बी में गया K1 तो E1 हो गया 80 किलो जूल पर मोल, बी से सी में गया K2 तो E2 हो गया 40 किलो जूल पर मोल, सी से डी में गया K3 तो E3 हो गया 20 किलो जूल पर मोल, तो ए से डी गया K इक्वल टू क्या हो गया K1 K3 गुना K2, तो E निकालना है इक्वल टू क्या होता है K1 K3 बाय K2, तो ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू ए3 इंटू ई पे पावर माइनस ई ए 3 बाय आर टी बाय ए टू ई टू दी पावर माइनस ई ए 2 बाय आर टू, ए डॉट ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी इक्वल टू A1 A3 बाय A2 इंटू ई पे पावर माइनस ई ए 1 बाय आर टी प्लस ई ए 3 बाय आर टी माइनस ई ए 2 बाय आर टी। सॉल्व करते चलो, यहाँ से माइनस ई ए बाय आर टी इक्वल टू माइनस आर टी ई ए 1 प्लस ई ए 3 माइनस ई ए 2, तो ई ए इक्वल टू क्या हो गया ई ए 1 प्लस ई ए 3 माइनस ई ए 2, ये है ई ए 1 प्लस ई ए 3 माइनस ई ए 2, 80 20 माइनस 40 60 किलो जूल पर मोल होगा। कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी फॉर्म वेलमिंग इक्वेशन से, डीओडी निकालना है वेलमिंग इक्वेशन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे वेलमिंग इक्वेशन क्या होता है सी टी इक्वल टू हो गया सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, ए प्रोडक्ट है ए क्या सी नॉट हो गया ए माइनस एक्स सी टी हो गया, तो डीओडी क्या होता है अल्फा इक्वल टू होता है एक्स बाय ए
1 और 2 के यूज किए, ए माइनस एक्स क्या हो गया, सी नॉट माइनस सी टी, तो एक्स हो गया क्या, सी नॉट माइनस सी टी, 3/1 की एक्स बाय ए हो गया सी नॉट माइनस सी टी बाय सी नॉट, अल्फा क्या हुआ 1 माइनस सी टी बाय सी नॉट, ये सी टी इक्वल टू क्या हो गया सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। फॉर वेल में इक्वेशन क्या होता है, सी टी बाय सी नॉट इक्वल टू ई नॉट ई पे पावर माइनस के टी, सी टी बाय सी नॉट क्या होगा ई पे पावर माइनस के टी। पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, अल्फा क्या हुआ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में सी टी इक्वल टू क्या हो गया सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, सी टी इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, तो एन इक्वल टू क्या हो गया एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यू है, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, एन क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, लेमडा है डीके कांस्टेंट, टी ऑफ हो गया 0.693 बाय लेमडा, टी ऑफ 0.693 बाय लेमडा, टी एवरेज हो गया 1 बाय लेमडा, टी एवरेज बाय टी हाफ, तो 1 बाय लेमडा बाय 0.693 बाय लेमडा, तो हो गया क्या 1 बाय 0.693 यानी 1.44, तो टी एवरेज हो गया 1.44 इंटू टी हाफ। अगर हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 100 ईयर्स है, देन फाइंड एन बाय एन नोट आफ्टर 144 ईयर्स, एन बाय एन नोट निकालना है 144 ईयर के बाद, टी हाफ हो गया 100 ईयर्स, तो एन बाय एन नोट इक्वल टू क्या होता है ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, यानी टी हो गया 144 ईयर, टी एवरेज क्या 144 गुना टी हाफ, यानी लेमडा है 1 बाय लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 1.44 गुना 100, तो लेमडा हो गया 1/144 पर ईयर, 1/144 ईयर, क्या एन बाय एन नॉट इक्वल टू हो गया ई टू द पावर माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन, या एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1 बाई, एन बाय एन नॉट इक्वल टू 1 बाई।